नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे लोकसभा और राज्यसभा पे। हमारी जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहा है, जिसमें एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो बेसिकली फोकस्ड होगा लेजिस्लेचर के ऊपर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है, उसका नाम है पार्लियामेंट। और हमारी पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं। वो दो हाउसेस कौन से होते हैं? एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहली बात आएगी लोकसभा की, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल भी बुलाते हैं। लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। इसे नॉर्मली लोअर हाउस बुलाया जाता है। और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और दूसरे आता है राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर हम इसको अपर हाउस भी बुलाते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस। और ये रिप्रेजेंट करता है सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। तो राज्यसभा सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोकसभा जो है वो इस देश में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों मिलाकर ये जो दोनों हाउसेस हैं ये हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को इंश्योर करते हैं, लॉ मेकिंग के प्रोसेस को पूरा करते हैं और एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। मतलब कि जो हमारी सरकार है, हमारे देश की सरकार है, उसे अकाउंटेबल बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी लोकसभा और राज्यसभा की है। अगर डिटेल में चर्चा करें तो पहले बात आएगी लोकसभा की। ये हमारा प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी है। लोकसभा जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण लॉ मेकिंग बॉडी है। ऐसा क्यों है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुनी गई होती है। तो जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। भारत में लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, यानी कि 543 सीट्स जो हैं भारत में लोकसभा की, यानी पूरे हिंदुस्तान को हमने 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक सिंगल पार्ट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नॉमिनीज को, रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करेगी, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज्यादा वोट्स लेकर आएगा वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी जो है, लोकसभा का एमपी इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाकर बैठ सकता है। तो इस तरीके से इस इलेक्शंस को हम लोग डायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं, क्योंकि लोगों ने उस व्यक्ति को, जो लोकसभा में व्यक्ति बैठा हुआ है, जो एमपी, जो सांसद लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनको लोगों ने डायरेक्टली चुना है। तो इसीलिए ही डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो इसे लोअर हाउस बुलाया जाता है। अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 552 हो सकती है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें मैक्सिमम स्टेट्स में से 530 लोग, 530 मेंबर्स, 20 लोग जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज में से, और मैक्सिमम 2 लोग जो हैं जिन्हें नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब वो कम्युनिटी जो पुराने समय में यूरोप से यहाँ पर रहने आई थी। अंग्रेजों के समय में बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया में रहने आ गए थे और उन्होंने बाद में इंडिया को ही अपना घर बना लिया था। तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उनको एक चिंता थी, उनको उन लोगों की चिंता थी जो अंग्रेजों के समय में यूरोप को छोड़कर भारत में आकर बस गए थे। तो अंग्रेजों का कहना था कि ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कैसे होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब इलेक्शंस होंगे तो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोगों का जीत कराना बहुत मुश्किल होगा जो पहले यूरोप से बिलोंग करते थे लेकिन अब भारतीय हो चुके हैं। तो ऐसे में एक प्रोविजन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाल दिया था कि अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हमारी लोकसभा में नहीं आता है तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को लोकसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकता है, ताकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बना रहे।
लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आजादी के बाद से बहुत लंबे टाइम तक हम लोगों ने अब ये रियलाइज किया कि इस प्रोविजन का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन की अब कोई बात नहीं रह गई है, ना तो उनको जरूरत है, और अगर जरूरत है भी तो भी रिप्रेजेंटेशन उनका ठीक ठाक हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, 2019 के अंदर 104 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस प्रोविजन को खत्म कर दिया। तो यानी कि अब दो लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करने की का जो प्रोविजन है अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी प्रेसिडेंट को अब दो लोगों को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को हमारी लोकसभा में जगह देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी हम लोग ये समझ गए हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो 552 की दे रखी है वो किस तरीके से आई। तो लेकिन एक्चुअली में जो हमारी स्ट्रेंथ है इस टाइम लोकसभा की वो है 543 सीट्स। हमारी लोकसभा की जो कुल स्ट्रेंथ है वो है 543 सीट्स, और लोकसभा के हिसाब से हमारे देश में सरकारें तय होती है। तो आप समझ ही सकते हैं 543 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो ये निकल कर आता है 271.5। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो जादुई आंकड़ा है, सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है वो है 272 सीट्स अगर आपके पास है तो आप भारत में सरकार बना सकते हैं। तो यानी कि अगर भारत में सरकार बनानी है तो केवल और केवल लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स को ही कंसीडर किया जाता है, इसमें राज्यसभा का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है, राज्यसभा इसमें रोल प्ले नहीं करती है। अगर हम इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शन प्रोसेस की बात करें जो लोकसभा के लिए फॉलो किया जाता है, तो उसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को फॉलो किया जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, जिसकी उम्र 18 प्लस है, वो व्यक्ति भारत के चुनावों में पार्टिसिपेट कर सकता है और लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है और वोट डाल सकता है। और इलेक्शंस जो है वो एफपीटीपी सिस्टम के तहत होते हैं। एफपीटीपी सिस्टम का मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, तो जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति आखिरकार चुनाव जीता हुआ माना जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोटर हैं और 10 लोग लोकसभा के चुनाव में खड़े होते हैं। एक व्यक्ति को 11 वोट मिलते हैं, एक व्यक्ति को 9 वोट मिलते हैं और बाकी 8 व्यक्तियों को 10-10 वोट मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा वोट मिले 11, तो जिस व्यक्ति को 11 वोट मिलेंगे वो व्यक्ति ये चुनाव जीत जाएगा। इस तरह के चुनाव का एफपीटीपी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं हो सकता है वो चुनाव जीत जाए, और ऐसा हो सकता है कि ज्यादा लोगों ने उसको नकार दिया। फॉर एग्जाम्पल 11 लोगों ने अगर चुना तो भी एक व्यक्ति चुनाव जीत गया, लेकिन ये भी तो देखिए कि 89 लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन तब भी एफपीटीपी सिस्टम के तहत उसे जीता हुआ माना जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इलेक्शंस का, लोकसभा का, इसी को हम लोग डायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं। यही प्रोसेस हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में भी यूज किया जाता है। बात करते हैं टेन्योर की। अगर लोकसभा की टेन्योर की बात की जाए तो ये नॉर्मल टर्म जो है लोकसभा की वो है 5 साल, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर लोकसभा की टर्म को जल्दी भी खत्म कर सकता है, यानी 5 साल से पहले भी लोकसभा की टर्म को प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर खत्म कर सकते हैं। और नेशनल इमरजेंसी अगर आ जाती है तो इस लोकसभा की 5 साल के टेन्योर को 1 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आर्टिकल 83 के तहत इस 5 साल की जो टर्म है, जो टेन्योर है लोकसभा की, इसको 6 साल भी किया जा सकता है अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ लोकसभा के, लोकसभा के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो सबसे पहला आता है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब है लॉ मेकिंग पावर्स। आखिर कौन कौन सी लॉ मेकिंग पावर्स जो हैं वो हमारे लोकसभा के पास है। तो हमारा जो लोकसभा है
वो यूनियन और कॉन्करेंट्स के लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर वो कानून बना सकती है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट्स आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार हमारी लोकसभा को है, तो लोकसभा ये काम कर सकती है। और दूसरा अधिकार क्या है कि हमारी जो लोकसभा है वहां पर ऑर्डिनरी बिल पास हो सकते हैं, और ऑर्डिनरी बिल के केसेस के अंदर राज्यसभा के साथ जॉइंट सिटिंग भी करवाई जा सकती है। यानी कि अगर ऑर्डिनरी बिल के केस के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो ऐसे में लोकसभा जो है वो राज्यसभा के साथ मिलकर एक जॉइंट सिटिंग भी कर सकती है और ऑर्डिनरी बिल को पास कर सकती है। हमें यहां पर ये याद रखने की जरूरत है कि 3 तरह के बिल्स होते हैं ब्रॉडली, वैसे 3 भी कह सकते हैं और 4 भी कह सकते हैं। हम दोनों तरह के से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये बात की जा सकती है। तो 3 तरह के अगर हम बिल्स की बात करें तो एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, एक होते हैं मनी बिल्स, और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो चौथी तरह का होता है, जो कहीं ना कहीं मनी बिल्स और ऑर्डिनरी बिल्स दोनों के साथ ओवरलैप करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बिल्स। उनको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंस बिल्स। लेकिन फाइनेंस बिल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के साथ ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो ब्रॉडली हम लोग अगर बात करें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हम बिल्स की बात करें तो वो है ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो इन 3 बिल्स में से केवल ऑर्डिनरी बिल ही एक ऐसा बिल है जिसके अंदर जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के अंदर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि केवल और केवल ऑर्डिनरी बिल्स के केस के अंदर लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर एक जॉइंट सिटिंग कर सकता है जिसमें उस बिल को पास किया जा सकता है। फर्दर अगर हम बात करें फाइनेंशियल पावर्स की, तो मनी बिल को पास करने का अधिकार केवल और केवल हमारी लोकसभा के पास है। यानी कि ऑर्डिनरी बिल्स का प्रोविजन तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास है, लेकिन मनी बिल्स को पास करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के पास है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने का पार्लियामेंट में अधिकार भी केवल लोकसभा के पास है, और मनी बिल को पास करने का भी अधिकार केवल और केवल लोकसभा के पास है। तो लोकसभा मनी बिल के द्वारा हमारी बजट, टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रिंसिपल्स के को भी कंट्रोल करती है। हमारा बजट, हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर, हमारी टैक्सेशन, हमारा फाइनेंस, क्योंकि ये सब कुछ मनी बिल्स का पार्ट होता है, तो इस वजह से हमारी लोकसभा का कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा है, और फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर हमारी लोकसभा का अधिकार चलता है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड मनी और लिवाई टैक्सेस विदाउट इट्स अप्रूवल। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि बजट पास होने के लिए, सरकारी अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जो बिल पास होता है एप्रोप्रिएशन बिल, वो केवल और केवल लोकसभा पास कर सकती है। और जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनके लिए जो फाइनेंस बिल बनता है वो भी केवल लोकसभा पास कर सकती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि देश की फाइनेंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंसेस के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल जो है वो लोकसभा का होता है। तीसरा आता है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। हमारे देश की लोकसभा के अंदर क्वेश्चनिंग हो सकती है, डिबेट्स हो सकते हैं और बहुत सारे मोशंस को पास किया जाता है ताकि हमारे देश की सरकार को यानी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जा सके। तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो लोकसभा में यूज किए जा सकते हैं, और सबसे बड़ा जो प्रोविजन यूज किया जाता है वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। किसी भी सरकार को चला के रखने के लिए डेमोक्रेसी के अंदर नंबर्स होना बहुत जरूरी है। यदि सरकार के पास 272 सीटों से कम का नंबर चला जाए, 272 से कम इनकी पावर हो जाए, तो ऐसे के अंदर उस सरकार को गिराया जा सकता है। जब उस सरकार को गिराने का मोशन लेकर आएंगे तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। और भारत में नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा सरकार
की मेजॉरिटी को डिसअप्रूव किया जा सकता है और सरकार को रिजाइन करने पर मजबूर किया जा सकता है। लोकसभा के कुछ इलेक्टोरल फंक्शंस यानी इलेक्शन से रिलेटेड फंक्शंस भी है। फॉर एग्जांपल, हमारी जो लोकसभा है वो प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार रखती है। वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। हमारी जो लोकसभा है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनका भी योगदान रहता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर हमारी लोकसभा और राज्यसभा का योगदान रहता है। इसके अलावा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर हैं और डेप्यूटी स्पीकर हैं, उनके चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी लोकसभा के पास है। इसके अलावा अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें संविधान में कोई अमेंडमेंट करना है तो हमारा तीसरे प्रकार का बिल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो भी लोकसभा की मर्जी के बिना पास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के साथ कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स बिल्कुल सेम है। अगर कोई एक बिल ऐसा ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या मनी बिल, इन तीनों के अंदर कोई एक बिल ऐसा जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की बिल्कुल बराबर पावर्स हैं, तो वो केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। बाकी दोनों के अंदर लोकसभा का अपर हैंड रहता है। मनी बिल के केस में भी और ऑर्डिनरी बिल के केस के अंदर ही ज्यादातर हम लोग ये कह सकते हैं कि लोकसभा का जो हैंड है, जो हाथ है, वो राज्यसभा के ऊपर रहेगा। तो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अंडर आर्टिकल 368, तो जहां पर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर देश के संविधान के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा की कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं, जैसे कि केवल लोकसभा के अंदर ही मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, केवल लोकसभा के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यानी सरकार को गिराया जा सकता है, और केवल लोकसभा ही लोकसभा ही एक ऐसा हाउस है जिसके पास ज्यादा पावर होगी जब ज्वाइंट सिटिंग की बात आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा का टोटल नंबर है 543, जबकि राज्यसभा का टोटल नंबर है हमारे देश में 245। तो इन सिचुएशंस के अंदर आप ये देख सकते हो कि ज्यादा पावर जो है वो लोकसभा की है, यानी कि जब ज्वाइंट सिटिंग होगी ऑर्डिनरी बिल की, तब दादागिरी किसकी चलेगी, तब ज्यादा किसकी चलेगी, तब ज्यादा लोकसभा की चलेगी। तो ये कुछ स्पेशल पावर्स हमारे पास लोकसभा के पास है। फर्दर हम लोग अगर बात करें राज्यसभा की, हमारे देश में जो राज्यसभा है जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, तो ये अपर हाउस है पार्लियामेंट का, और ये सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। ये एक परमानेंट बॉडी का काम करता है। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा लोकसभा तब गिर जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, अगर प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो ऐसे में सरकार गिर जाती है। लेकिन क्या राज्यसभा के अंदर भी सरकारें गिरती हैं? इसका जवाब है नहीं। राज्यसभा की जो टर्म है वो पूरे तरीके से फिक्स होती है, तो इसीलिए राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे देश में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लोकसभा में सरकार गिर जाए, तो भी राज्यसभा जो है वो गवर्नेंस को एक कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो राज्यसभा की कुल स्ट्रेंथ 250 है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है कि हमारे राज्यसभा में मैक्सिमम 250 लोग हो सकते हैं। इन 250 में से 238 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 12 मेंबर जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस के फील्ड से। यानी कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जरूरी नहीं है कि उनको हर फील्ड की जानकारी हो, तो ऐसे में कई बार ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ एरियाज के स्पेसिफिक समझदार, पढ़े लिखे, विद्वान लोगों को भी हम लोग अपनी पार्लियामेंट के अंदर जगह दें। तो ये प्रोविजन हमारे को राज्यसभा में देखने को मिलता है, जहां पर हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस यानी इन पब्लिक फील्ड से
जो कोई उच्च कोटि के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनको नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में बैठने के लिए, तो वो लोग हमारे राज्यसभा की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो 12 लोग ऐसे और 238 ऐसे, यानी कि कुल मिलाकर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250 लोगों की जो राज्यसभा में हो सकते हैं। जो करंट स्ट्रेंथ है हमारी राज्यसभा की वो है 245 मेंबर्स। हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, तो उनका इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। इस प्रोसेस को हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा था जब हम लोगों ने इंडियन प्रेसिडेंट वाला वीडियो डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोग ये मानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। एक छोटे से ओवरव्यू के तहत हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे क्या होता है। हमारे यहाँ पर हरियाणा जो है, हरियाणा एक स्टेट है। हरियाणा में स्टेट लेजिस्लेटिव में 90 सीट्स हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं और राज्यसभा के अंदर 5 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें राज्यसभा के अंदर जो हरियाणा की सीट्स हैं वो 5 हैं। तो ये जो 90 लोग हैं ये मिलकर इन 5 लोगों का चुनाव करते हैं बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एक ऐसी वोटिंग होगी जिसके अंदर आप 1 2 3 4 5 यानी कि रैंक करेंगे कैंडिडेट्स को कि आप किस किस को रैंक करना चाहते हैं, किसको फर्स्ट चॉइस देना चाहते हैं, किसको सेकंड। और इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की मदद से ये जो 90 लोग हैं ये इन 5 लोगों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। इस सिस्टम को हम लोग एफपीटीपी सिस्टम नहीं बोलते हैं, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो हमारे जो राज्यसभा के लोग हैं, मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज के आते हैं वो भी इसी तरीके से इलेक्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहां पर कोई ना कोई इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेजेंट होता है और वो भी इसी तरीके से चुनाव में पार्टिसिपेट करके राज्यसभा के अंदर अपने मेंबर्स को भेजता है। लेकिन करंटली ऐसी कोई जरूरत हमारे को कहीं पर देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे देश में जो पार्लियामेंट है उसमें जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जैसे कि हमारे देश में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, केवल इन 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो रिप्रेजेंटेशन भी इन तक ही लिमिटेड है, राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन इन्हीं यूनियन टेरिटरीज तक लिमिटेड है। तो इस वजह से हम लोगों को इलेक्टोरल कॉलेज बनाकर अलग से राज्यसभा के चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि एक ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी लोग हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुनाव करते हैं। अगर हम टेन्योर की बात करें तो ये एक परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं उनकी टर्म 6 इयर्स होती है। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर टर्म 6 साल है तो 6 साल के बाद तो राज्यसभा नया नियुक्त किया जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूटी कैसे मिलती है। तो राज्यसभा के अंदर कॉन्टिन्यूटी इस प्रकार से मिलती है कि 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो यानी कि एक मेंबर पूरा 6 साल जो है राज्यसभा में बैठ सकता है। यानी कि मान लीजिए राज्यसभा के अंदर 240 मेंबर्स हैं, तो इसमें से 80 मेंबर्स जो हैं वो 2025 में रिटायर हो जाएंगे, 80 मेंबर 2027 में रिटायर हो जाएंगे और 80 मेंबर जो हैं वो 2029 में रिटायर हो जाएंगे। तो 2025 में जो 80 लोग आए वो 80 लोग जब 2031 में रिटायर होंगे तो ये वो वाले लोग होंगे जो 2025 में आए। तो इस तरीके से 6 साल की जो टर्म है राज्यसभा की वो पूरी कर ली जाती है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे बड़ा फंक्शन है लेजिस्लेटिव पावर्स का। राज्यसभा के पास पूरा अधिकार है कि वो इंट्रोड्यूस कर सकता है और ऑर्डिनरी बिल्स को पास कर सकता है।
और ज्वाइंट सिटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है वो लोकसभा के साथ ऑर्डिनरी बिल्स को पास करने के लिए। केवल ऑर्डिनरी बिल्स को पास करने के लिए राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर ज्वाइंट सिटिंग कर सकता है। अगर हम फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि मनी बिल्स के केस के अंदर राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि राज्यसभा के अंदर मनी बिल आता जरूर है और डिस्कशन किया जाता है, यानी मनी बिल्स का डिस्कशन राज्यसभा में भी होता है और इस डिस्कशन के लिए 14 डेज का समय मिलता है। तो इसका मतलब राज्यसभा चाहे मनी बिल को पास ना भी कर सके, लेकिन तब भी वो उस बिल को 14 दिन तक डिले कर सकता है। और दूसरी बात, वो इसके ऊपर रिकमेंडेशन भी दे सकता है। हालांकि मनी बिल के अंदर राज्यसभा की रिकमेंडेशन को अप्रूव करना या नहीं करना, ये दोनों चीजें जो है लोकसभा के हाथ में है। तो कैन ओनली डिस्कस मनी बिल बट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट देम। However, recommendations made by Rajya Sabha on money bills are not binding on Lok Sabha. वो रिकमेंडेशन दे सकता है, लोकसभा चाहे तो उन्हें मान ले और चाहे तो उन्हें रिजेक्ट कर दे। जैसे लोकसभा अपने एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब कर सकता है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा भी अपने क्वेश्चंस और डिबेट्स, डिस्कशंस, क्वेश्चनिंग जो है वो मेंबर से, अपने एग्जीक्यूटिव से कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राज्यसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं किया जा सकता। अगर इलेक्टोरल फंक्शंस की बात करें तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्यसभा जो है वो पार्टिसिपेट करती है। और वाइस प्रेसिडेंट जब चुना जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा माना जाता है, यानी राज्यसभा अपने लिए स्पीकर नहीं चुनती है। जो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और राज्यसभा के चेयरमैन पद की कुर्सी के पद पर वो लोग बैठते हैं। अगर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल्स के केस में चाहे राज्यसभा की पावर्स लोकसभा से कम हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर राज्यसभा की पावर लोकसभा के बिल्कुल बराबर होती है। तो ये सारी पावर्स जो हैं वो राज्यसभा के पास हैं, और कुछ स्पेशल पावर्स ऐसी हैं जो केवल और केवल राज्यसभा को मिली हुई है। वो कौन कौन सी पावर्स हैं? राज्यसभा की स्पेशल पावर्स थोड़ी ज्यादा ही स्पेशल है, उनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज ये कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि शेड्यूल 7 के अंदर 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लोकसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा कानून बना सकते हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा कह दे, अगर राज्यसभा कह दे तो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। समझिए इस बात को। अगर राज्यसभा ये कह दे, राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को पास कर दे, तो पार्लियामेंट को किसी एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार मिल सकता है। ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी पावर जो है वो है कैन अप्रूव द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। हमारे देश में कुछ सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज के लेवल पर आती है, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीनों जो पोजीशंस होती हैं, ये जो तीनों के अधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनका सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और बाद में डेपुटेशन के ऊपर इन्हें स्टेट्स में भेज दिया जाता है। ये स्टेट्स में काम करते हैं लेकिन सेंटर की सैलरी पर करते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकी हायरिंग करती है। तो ऐसी पोस्ट्स को हम ऑल इंडिया सर्विसेज बुलाते हैं, जिसमें सेंटर हायरिंग करती है लेकिन स्टेट्स को डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। तो ये जो सर्विसेज है आज के टाइम में, ये 3 है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। अगर राज्यसभा चाहे और रिजोल्यूशन पास कर दे तो ये जो तीनों सर्विसेज है इनके नंबर्स को बढ़ाया जा सकता है। नंबर्स मतलब ये 3 की जगह 4 सर्विसेज भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं, या फिर इनके नंबर्स को कम किया जा सकता है। यानी कि कल को अगर राज्यसभा ये कहे कि आज से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है
वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है तो ये उस कैटेगरी से निकल जाएगी। या फिर कल को राज्यसभा कहे कि इंडियन पर्सनल सर्विस एक नई हम लोग पोस्ट ऐड कर रहे हैं, एक नया ऑल इंडिया सर्विस ऐड कर रहे हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो यानी ऑल इंडिया सर्विसेज को कम करना या बढ़ाने की पावर जो है केवल और केवल हमारी राज्यसभा के पास है। लोकसभा का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन था हमारा लोकसभा और राज्यसभा के फंक्शंस का, और उनके क्या क्या काम होते हैं, उनकी टेन्योर क्या है, और उनके मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है। अगर हम कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर डिस्कशंस कई बार रिक्वायर्ड होते हैं और राज्यसभा की जो इंपॉर्टेंस के बारे में बयान करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि राज्यसभा की कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं। कौन कौन सी हैं? पहली बात ये कि राज्यसभा फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, और जिस वजह से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक मौका मिलता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का। तो राज्यसभा की वजह से हमारी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। दूसरा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ब्रिंग डाइवर्स एक्सपर्टीज टू गवर्नेंस। आपने देखा होगा कि राज्यसभा के अंदर 12 लोग जो हैं, 12 मेंबर्स, 12 सांसद, 12 एमपीज जो है अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं, तो उससे हमारी गवर्नेंस में एक एक्सपर्टीज आती है। तीसरा है बाई कैमरल स्ट्रक्चर जो है वो एक बैलेंस गवर्नेंस को शो करता है। हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा जो है उसमें एक बैलेंस बनाकर रखता है स्टेट गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यानी किसी की भी ज्यादा मर्जी नहीं चलती है और दोनों जगह पर एक अच्छा खासा डेलिब्रेशन होता है, तभी कोई बिल पास किया जा सकता है। चौथा है जहां पर लोकसभा विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं राज्यसभा जो है वो फेडरल कंसिडरेशंस को भी अपहोल्ड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो स्टेट के अंदर या दिल्ली के इलेक्शंस में तो बहुत सीटें जीतती है, लेकिन सेंटर के जब चुनाव होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जब चुनाव लोकसभा के जब चुनाव होते हैं उसमें वो कोई भी सीट नहीं निकाल पाती है। तो ऐसे में राज्यसभा के थ्रू आम आदमी पार्टी का एक मेंबर आपको राज्यसभा में नॉमिनेटेड मिल जाएगा, जिससे आपका रिप्रेजेंटेशन सेंटर में बना रहेगा। तो यानी ऐसा कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होगा कि वो अगर एक स्टेट लेवल तक ही बेस्ड है, फोकस्ड है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ना हो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि राज्यसभा का चुनाव इस तरीके से किया जाता है कि अगर स्टेट के अंदर आपकी गवर्नमेंट है तो राज्यसभा में यानी सेंट्रल पार्लियामेंट में आपको जगह जरूर मिलेगी। तो इस तरीके से गवर्नेंस एक बैलेंस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करेगी जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। भगवान ना करे कभी ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन मान लीजिए कभी लोकसभा डिसॉल्व हो जाए और ऐसे में कोई विदेशी ताकत हम पे हमला कर दे या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो ऐसे में राज्यसभा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। फिर राज्यसभा का एक सबसे बड़ा काम ये भी है कि वो डेलिब्रेटिव एडवांटेज भी दे सकते हैं, यानी कि किसी भी मुद्दे के ऊपर केवल लोकसभा में चर्चा नहीं, राज्यसभा में भी चर्चा हो सकती है। और राज्यसभा के अंदर जो लोग बैठते हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स फील्ड्स और डाइवर्स एरियाज से आते हैं, तो इस वजह से एक अच्छा डेलिब्रेशन और एक थॉट प्रोसेस जो है वो जनरेट किया जा सकता है एज फार एज कोई भी मुद्दा जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने है। राज्यसभा ये भी इंश्योर कर सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रकार की दादागिरी ना करे, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो ज्यादातर कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का है। और लास्ट चीज ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी, क्योंकि राज्यसभा है और राज्यसभा के अंदर लोग जो हैं वो स्टेट से आते हैं, तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी राज्यों को इग्नोर नहीं करेगी और राज्यों को हमेशा अपने साथ लेकर चलेगी। नहीं तो राज्यसभा के अंदर उनकी मेजोरिटी नहीं बन सकती और वो कोई भी बिल पास करवाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फेडरल कंसिडरेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, स्टेट्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, इसलिए राज्यसभा जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर डिटेल में चर्चा की। अगले वीडियो के अंदर पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और कई प्रोविजंस को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।